हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो आज स्टूडेंट्स हम स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर का क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का टॉपिक बार्ली जौ के बारे में। क्या कि कल्टीवेशन ऑफ बार्ली, जौ की खेती कैसे करते हैं, इसके ओरिजिन के बारे में, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सॉयल, उसके बाद कल्चरल प्रैक्टिसेस और साथ साथ हार्वेस्टिंग एंड एल्ड। तो चलिए इसे स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं बार्ली के बारे में। तो सबसे पहले बार्ली का जो हम लोग साइंटिफिक नेम पढ़ेंगे, मतलब बोटेनिकल नेम, वो है हार्डियम वल्गेयर। क्या? हार्डियम वल्गेयर। सबसे पहले हार्डियम वल्गेयर। इसके साथ साथ इसके बारे में पढ़ें तो ये जो फैमिली है इसका, यह फैमिली ग्रैमिनी या पोएसी के अंतर्गत आती है। क्या? ग्रैमिनी या पोएसी, तो ये है फैमिली। आगे चलते हैं ओरिजिन के बारे में। क्या? इसकी ओरिजिन, तो इसकी ओरिजिन जो है वह कहाँ मानी जाती है? एब्सिनिया। कहाँ पे? एब्सिनिया इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है, या फिर कुछ लोग के हिसाब से साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, तिब्बत और नेपाल के आसपास माना जाता है। तो एब्सिनिया और साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, तिब्बत, नेपाल के आसपास मानी जाती है। उसके बाद आगे बात करें हम लोग इसके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो यह मेनली व्हीट क्रॉप जैसा, मतलब गेहूं के क्रॉप जैसा ही गेहूं मतलब कि फसल होता है। तो हमने पहले ही इस गेहूं के बारे में वीडियो अपलोड कर दिया है, गेहूं की कल्टीवेशन, तो आप उसे जरूर देखिए और गेहूं के कल्टीवेशन के बारे में अच्छे से सिलेबस तैयार करिए, क्योंकि पेपर में और कंपटीशन में भी बहुत अच्छा फीड क्रॉप से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद और विश्व में बात करें तो यूरोप में सबसे ज्यादा बार्ली उगाया जाता है एशिया के बाद। कहाँ पे? एशिया के बाद, सबसे ज्यादा एशिया में, उसके बाद यूरोप में। यदि बात करें कुछ देश में सबसे ज्यादा उगाने की, तो सबसे ज्यादा रसिया में, फिर चाइना में, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर स्पेन, फिर फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ साथ यूके, और भारत भी जौ के मामले में, जौ को उगाने के मामले में नंबर में है। उसके साथ यदि भारत की बात करें हम लोग तो भारत में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ये कुछ मुख्य राज्य हैं जौ उगाने के लिए। अब आगे हम लोग बात करें इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। क्या? इसका आर्थिक महत्व क्या है और यह हमारे किस किस काम के लिए यूज होता है। तो चावल, गेहूं और मक्का के बाद यह मुख्य क्रॉप है, किसमें? एरिया में भी और प्रोडक्शन में भी उगाया जाता है। क्या? क्षेत्रफल और इसके उपज के बारे में देखा जाए, इससे उपज के हिसाब से देखा जाए तो धान, गेहूं और मक्का के बाद यह क्रॉप बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अपना रखता है। यह गेहूं के मामले में मोर सुटेबल देन व्हीट, मतलब कि क्या भारत में गेहूं से ज्यादा सुटेबल है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हार्श कंडीशन में भी, खराब कंडीशन में भी आराम से उगाया जा सकता है। यह बहुत ही कठोर नेचर का, प्रकृति का होता है। यह किसी भी कंडीशन में, इन्वायरमेंट, किसी भी एग्रो इन्वायरमेंट में आराम से उगाया जा सकता है, जैसे कि ड्रॉट, सूखा कंडीशन हो, सैलिनिटी कंडीशन हो, एल्कलिनिटी, या फिर किसी भी टोपोग्राफिकल कंडीशन हो, तो इसे उगाया जा सकता है आसानी से। उसके साथ बात करें हम लोग कि अगर यदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है या नहीं है, तो भी जौ को आसानी से उगाया जा सकता है। इसलिए फार्मर्स के द्वारा यदि अगर फीड नहीं मतलब गेहूं की खेती अगर पॉसिबल नहीं है, तो फार्मर के द्वारा इस जौ को ही प्रिफर किया जाता है। आगे बात करें हम लोग रबी इसके बारे में, तो यह रबी क्रॉप है। क्या? रबी का सीरियल क्रॉप है, सीरियल मतलब पोएसी फैमिली का है। यह कूलर, ठंडे एरिया में या फिर हल्की गर्म एरिया में भी उगाया जा सकता है। भारत में 90% जो जौ है वो भोजन, ह्यूमन के फूड के लिए यूज में आता है। किस किस लिए? माल्ट बनाने के लिए, साथ में बियर बनाने के लिए और विस्की बनाने के लिए, दारू, और साथ में एल्कोहल, क्या? शराब बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल, और उसके साथ साथ इसका सिरका भी बनाया जाता है। एनर्जी रिच ड्रिंक, मतलब जितना भी बॉर्नविटा, बूस्ट, हॉर्लिक्स
उसके साथ साथ जितने भी बिस्किट हैं सभी किससे बनाए जाते हैं, इसी बार्ली माल्ट की मदद से। बार्ली का जो माल्ट बनता है उसी से ये सब चीज बनाया जाता है। जितने भी बॉर्नवीटा, बूस्ट, हॉर्लिक्स, आज के जमाने में कॉम्प्लेन जितने बच्चे पीते हैं, मतलब एनर्जी ड्रिंक्स, सभी कुछ इसी से बनाया जाता है। उसके बाद अगर जौ के मेडिसिनल वैल्यू की बात करें तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, उसके साथ लिवर में ये फैटी एसिड का सिंथेसिस करती है। और आगे बात करें हम लोग तो यूएसए में, मतलब क्या, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में यह कैटल फीड, जानवरों के भोजन के यूज में आता है, जैसे कि घोड़े के भोजन के में दिया जाता है। बार्ली माल्टिंग इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्या, माल्ट बनाने के लिए। गुड क्वालिटी ग्रेन, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वालिटी ग्रेन इससे मिलता है, क्योंकि इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज, मतलब विदेशी वैल्यू एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर इसके न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसमें प्रोटीन 11.5%, कार्बोहाइड्रेट 74%, फैट 1.3% और फाइबर 3.9 से, और उसके बाद राख 1.5% पाया जाता है। अब आगे हम लोग बात करें इसके सॉयल के बारे में और क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में। तो इसका जो सॉयल रिक्वायरमेंट है, सॉयल या टॉलरेंट होता है सैलिनिटी और एल्कलिनिटी के प्रति। क्या, हल्का सा अगर सैलाइन भूमि है या फिर अल्कलाइन भूमि है तो वह इसके प्रति टॉलरेंट है, वह आसानी से जौ उग सकता है। लेकिन यह एसिडिटी के प्रति सेंसिटिव है। अगर एसिडिटी होगा या अगर मृदा में पीएच मान कम होगा 7 से, तो यह वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत करता है उगाने में। बार्ली जो है साल्ट टॉलरेंट होता है, नमकीन जो नमक वाली भूमियां हैं वहां पर आसानी से उगाया जा सकता है। सोडिक सॉइल में भी आसानी से इसे किया जा सकता है खेती, लेकिन हाँ, इसके लिए ड्रेन्ड जमीन होना चाहिए, मतलब कि पानी न लगने वाला जमीन होना चाहिए। फर्टाइल डीप लोम सॉइल होना चाहिए। क्या, भूमि जो होनी चाहिए वो उपजाऊ होनी चाहिए। डीप लोम सॉइल इसके लिए प्रिफर्ड किया जाता है। साथ में इसके पीएच 7.5 से 8 के बीच में। और बार्ली जो है अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है तो अच्छा होगा, और यह लोड भी करता है। क्यों, ये नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या करेगा, यह गिरने का चांस रहता है। इसके साथ में बात करें हम लोग क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स की, तो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट जो होता है इसके लिए यह सेम गेहूं की तरह होता है। यह ठंडे क्लाइमेट में आसानी से उगाया जाता है। उसके बाद वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन इसके लिए बहुत अच्छा नहीं होता है ग्रोथ के लिए। और यह फ्रॉस्ट हेलस्टॉर्म नहीं सह सकता। क्यों, क्योंकि इसके फूल सूख सकते हैं उस समय। मतलब अगर ज्यादा बर्फ वाला मौसम आया, बर्फ पड़ने लगी, तो उस मौसम को यह सह नहीं पाता और इसके फूल सूख जाते हैं। तो अब साथ में इसके बात करें सीजन की, तो अगर सूखा कंडीशन है तो बार्ली को अक्टूबर के अंत में बो दिया जाना चाहिए। अगर सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध है तो शुरुआती नवंबर में इसकी बुआई कर देनी चाहिए। और उसके बाद अगर हिली रीजन की बात करें, मतलब पहाड़ी इलाकों की, जहां पर समर क्रॉप के रूप में इसे लगाया जाता है, तो अप्रैल या मई के महीने में इसे उगाया जाता है। साथ में अब इसके सीड रेट की बात करें तो सीड रेट जो है 100 किलो प्रति हेक्टेयर इरिगेटेड कंडीशन के लिए, मतलब सिंचाई वाली जमीन के लिए, और 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर सूखी भूमियों के लिए, रेनफेड एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद हम लोग बात करें इसके स्पेसिंग की, तो इसकी स्पेसिंग जो है वह 22.5 सेंटीमीटर रो स्पेसिंग होनी चाहिए इरिगेटेड कंडीशन के लिए। उसके बाद 22.5 से 25 सेंटीमीटर रेनफेड सिचुएशन के लिए होना चाहिए। अगर बात करें बेटर मतलब कि इसकी बुआई कितने जो है उसके 5 सेंटीमीटर डीप करनी चाहिए हम लोग को, मतलब जमीन के अंदर 5 सेंटीमीटर अंदर इसकी बुआई करनी चाहिए। और रेनफेड कंडीशन है, सूखी कंडीशन है, तो 6 से 8 सेंटीमीटर तक इसके अंदर मतलब मिट्टी के अंदर बीज की बुआई करनी चाहिए। अब हम लोग इसके वेराइटीज के बारे में बात करें तो वेराइटीज इसकी 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी, हस्कलेस और दूसरा हल्ड। 2 प्रकार की बार्ली जौ की वेराइटीज हैं। अब आप बात करेंगे हस्कलेस और हल्ड क्या है। तो हस्कलेस मतलब जो एक मतलब कि जिसमें भूसी नहीं है, मतलब उसके ऊपर भूसी नहीं लगी होती है, एक भूसी साथ में लगी होती है। लेकिन ज्यादातर जगह पर हस्कलेस बार्ली ही प्रिफर्ड किया जाता है। इसकी कुछ वेराइटीज हैं। करण 18-19 सबसे ज्यादा वेराइटीज हैं जो कि फार्मर्स के द्वारा सबसे ज्यादा मांगी जाती है। और कुछ हिल्स के लिए जो सूटेड वेराइटी हैं, हिमानी, दोलमा, कैलाश। कुछ रेनफेड कंडीशन मतलब सूखे एरिया में लगाने के लिए रत्ना, विजय, आजाद, अमेरू। माल्ट के लिए सबसे अच्छा अमेरू होता है। इरिगेटेड कंडीशन की बात करें तो ज्योति, रंजीत, क्लिपर जो है बेस्ट फॉर माल्ट एंड ब्रेविंग, मतलब कि दारू वारू बनाने के लिए सबसे अच्छा काम है। और साथ में करण 19-18। और उसके बाद बात करें
दोनों पर्पज के लिए, मतलब फॉडर के लिए भी और ग्रेन के लिए भी, अनाज के लिए भी और चारे के लिए भी, तो रत्ना, करण 2, करण 5, करण 10 सबसे अच्छी वेराइटीज हैं। आगे बात करें इसकी कल्चरल प्रैक्टिस, लैंड प्रिपरेशन, सीड ट्रीटमेंट, मेथड ऑफ सोइंग, मतलब क्या क्या जमीन की तैयारी कैसे करते हैं, तो सेम जैसे गेहूं की करते हैं। आप लोग गेहूं वाले वीडियो में देख सकते हैं गेहूं की लैंड तैयारी कैसे करते हैं, मतलब 3 से 4 जुताई करते हैं, उसके बाद फील्ड को अच्छे से तैयार किया जाता है। साथ में सीड ट्रीटमेंट की बात करें तो वही कैप्टन थायराम से सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। और मेथड ऑफ सोइंग जो है मतलब ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं या सीड ड्रिल से बुआई कर सकते हैं गेहूं की तरह। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें मतलब खाद की, तो FYM फार्म यार्ड मैन्यूर 12.5 टन प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। इरिगेटेड कंडीशन की बात करें तो NPK जो है नाइट्रोजन 60 किलो, 30 किलो फास्फोरस और पोटेशियम 20 किलो प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए। माल्ट बार्ली की बात करें, जहां पर माल्ट के लिए सिर्फ खेती गेहूं मतलब जौ उगाया जाता है, 30-20-20 के हिसाब से NPK देना चाहिए। और रेनफेड कंडीशन की बात करें तो 40-20-20 के हिसाब से, मतलब सूखे खेती के लिए बात करें तो 40-20-20 के हिसाब से या NPK देना चाहिए। और अब इसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में जान लें तो 50% नाइट्रोजन और 100% फास्फोरस और पोटेशियम बुआई कर देना चाहिए, मतलब कि बुआई के समय ही दे देना चाहिए। और जो 50% नाइट्रोजन है वह पहली सिंचाई के साथ देनी चाहिए। और उसके बाद बात करें रेनफेड सूखा कंडीशन है, तो सूखे मतलब जो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो पूरा NPK 100% बेसल के रूप में, मतलब स्टार्टिंग में ही जमीन मतलब कि बेसल फॉर्म में दे दिया जाता है। उसके बाद अगर हल्की भूमियां हैं तो नाइट्रोजन को 3 इक्वल भाग में देना चाहिए, पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई के समय। उसके बाद वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो मतलब जल प्रबंध के बारे में, तो जल प्रबंध मतलब 200 से 300 मिलीमीटर पानी यदि एनुअल रेनफॉल कहीं होता है तो वहां पर आसानी से उगाया जा सकता है, या फिर 2 से 3 इरिगेशन पानी में यह अच्छा यील्ड देता है, 3 सिंचाई दिया जाए तो। क्रिटिकल पीरियड जो है मतलब सिंचाई के लिए मतलब कब इसको जरूरी होता है, तो सीडलिंग बुआई की जब उसका अंकुरण हो रहा हो तब, उसका टिलरिंग जब इसकी कलियां निकल रही हो तब, मतलब कई कल्ले निकल रहे हो तब। उसके बाद फ्लैग लीफ या मिल्किंग के समय जब दूध बाल मतलब कि दाने में दूध आ रहा हो, या फिर सॉफ्ट डफ स्टेज, उसी को सॉफ्ट डफ स्टेज कहते हैं। टिलरिंग और ग्रेन फिलिंग स्टेज आर सो क्रिटिकल, मतलब क्या जब कल्ले निकल रहे हों तो उस समय, उसके बाद जब अनाज भर रहा हो, दाने भर रहे हो तो उस समय सबसे ज्यादा क्रिटिकल यह कंडीशन होती है। वीड मैनेजमेंट की बात करें मतलब कि खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो 30 दिन तक बहुत ही क्रिटिकल पीरियड माना जाता है जौ में। क्योंकि 30 दिन तक ही वीड का कंपटीशन देखा जाता है। तो अगर मतलब कि कुछ पेंडिमिथेलिन 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्री इमरजेंस, मतलब खरपतवार जमने से पहले दिया जा सकता है पेंडिमिथेलिन, या फिर खरपतवार जमने के बाद पोस्ट इमरजेंस में आइसोप्रोट्यूरान को दिया जाता है, आइसोप्रोट्यूरान। और उसके बाद कुछ बात करें तो एक हैंड वीडिंग प्रूफ अच्छा माना जाता है, एक बार हाथ से इसका घास निकाल दिया जाए तो यह अच्छा माना जाता है। अब हम क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में बात करें, मतलब कि इसकी क्रॉपिंग सिस्टम कैसे की बुआई कैसे की जाती है, तो यह बेस्ट क्रॉपिंग सिस्टम जो मतलब कि आप खरीफ में राइस बोइए उसके बाद जौ बो दीजिए, अच्छा रहेगा। या sorghum या sorghum जौ बो दीजिए, वो भी अच्छा रहेगा। पर्ल मिलेट जौ बो दीजिए, वो भी अच्छा रहेगा। कॉटन बार्ली, साथ में ब्लैक ग्राम बार्ली बोया जा सकता है, मूंग और बार्ली। तो इस हिसाब से इसका क्रॉपिंग सिस्टम या क्रॉप रोटेशन किया जाता है। साथ में बात करें तो यह मिक्स क्रॉप के रूप में भी उगाया जाता है, जैसे कि किस के साथ, तो चिकपी चने के साथ, मटर के साथ, सरसों के साथ, तीसी के साथ और मसूर के साथ। और कुछ बात करें इसकी हार्वेस्ट, तो हार्वेस्ट सेम गेहूं की तरह होती है, या तो आप बाकी से काट दीजिए या फिर उसके साथ साथ कई आज के जमाने में हार्वेस्टर कंबाइन चल रही हैं तो आप कंबाइन से कटवा लीजिए, काट दीजिए। उसके साथ बात करें हम लोग यील्ड की, तो 3 से 3.5 टन प्रति हेक्टेयर, मतलब 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी इरिगेटेड कंडीशन में इसकी यील्ड देखी जा सकती है। और इसके भूसे की बात करें तो 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर। सूखे कंडीशन में बात करें तो इसकी यील्ड कम हो जाती है, 15 से 30 टन प्रति हेक्टेयर, 15 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज पढ़ा जौ के
कल्टीवेशन के प्रैक्टिस के बारे में, कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको कोई वीडियो या मतलब कि अलग से किसी टॉपिक के बारे में लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइए, हम जल्द से जल्द आपके लिए वो लेक्चर लाने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।